हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 NCERT इतिहास जो अध्याय नंबर 2 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, ये हम आज के इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने हमारे जो पहले जो वीडियो है वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, और जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जो आज का जो हमारा अध्याय रहेगा कि भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है ये हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या एक आंदोलन खड़े किए गए जिसके कारण एक यूरोप में राष्ट्रवाद का गठन हुआ था। इसी तरह हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, उसके लिए कौन कौन सी क्रांतियां लड़ी गई, क्या क्या गठन बनाए गए, ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। यूरोप में किसमें जी? यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, लोगों के बारे में जो समझने लगे थे वो सोच है वो बदलने लगी, और वो उनकी पहचान, जिनकी पहचान है वो किस बात से होने लगी ये भी परिभाषित होने लगा। ये भावना बदल गई कि राष्ट्र के प्रति लगाव भाव पैदा होने लगा, और उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बाद होने के बाद है वो बताया जा रहा है। नए प्रतीक और चिन्हों ने, गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए। एक राष्ट्र, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक राष्ट्र के जो है प्रति जो इम्पोर्टेंस रहते हैं वो कौन से तथ्य रहेंगे, तो हम कहेंगे नए गीत है, नए विचार है, और नए जो चिन्ह है वो सांस्कृतिक है, सामाजिकरण है, ये भी एक राष्ट्र के प्रति है, एक इम्पोर्टेंस रहते हैं, उनका बहुत ही महत्व रहता है। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में नई नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ था। कि एक राष्ट्र का गठन होना, एक राष्ट्र का जो गठन होता है ये कोई छोटा समय नहीं होता, परंतु इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, एक लंबा संघर्ष चलता है, तभी एक राष्ट्र का गठन होता है। ये नहीं है कि कुछ चंद ही दिनों, कुछ ही महीनों के में एक राष्ट्र का उदय होता है, नहीं जी। बहुत समय है कि संघर्ष करने के बाद एक राष्ट्र का गठन होता है, तभी एक राष्ट्र का उदय होता है। जैसे हमने पिछले जो हमारा अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका उदय होता है। तो एक भारत को एक राष्ट्रवाद बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, एक लंबा संघर्ष चलेगा, एक दौर आएगा जिसके बाद एक राष्ट्रवाद का गठन होगा। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कि दूसरे उपनिवेश थे, जैसे दूसरे देशों में जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, उसी तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना एक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो उसके जो पास जो बाउंड्री लगती है उनमें भी कुछ बदलाव है, कुछ चेंजिंग होते हैं। क्योंकि जैसे यूरोप के आसपास थे, यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो उसके आसपास जो इलाके हैं उनमें भी एक राष्ट्रवाद, उनके राष्ट्रवाद की भावना वो जागृत होती है। इसी तरह जैसे दूसरे उपनिवेश थे उनमें एक राष्ट्रवाद के उदय की भावना होती है, तो इसी तरह भारत में भी एक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी थी। क्योंकि दूसरे इलाके में अगर कोई बात हो रही है तो उसके पास जो इलाका है उसमें कुछ ना कुछ उसके जो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो एक उसी तरह दूसरे देश में दूसरा जो देश उपनिवेश था वो था यूरोप। यूरोप के आसपास जितने भी इलाके थे उनमें क्या है, एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इसी तरह उनसे एक प्रेरणा मिलती है, भारत को भी एक आंदोलन खड़ा करेंगे और एक राष्ट्रवाद की
उद्योग की स्थापना करेंगे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जो औपनिवेशिक शासकों के जो खिलाफ है संघर्ष के दौरान है, लोग आपस में एक भाईचारे है उसकी पहचान करने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भावों ने विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध दिया। जो उत्पीड़न हो रहा था और दमन के साझा भावों ने किनके विभिन्न जो समूह थे, अलग अलग समूह थे, उनको एक दूसरे से बांध दिया, एक दूसरे को क्या मिलाने का काम कर दिया। एक दूसरे जो समूह थे, विभिन्न समूह है, अलग अलग समूह थे, वो एक इकट्ठा होने लगे। इसीलिए कह रहा है कि जो विभिन्न समूह है वो क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति है बंद होने लगे या उनसे लगाव होने लगा। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का अगर एक जैसा नहीं था कि हर वर्ग था, हर समूह था, उनमें क्या था, उपनिवेशवाद का एक जैसा नहीं था। असर है वो प्रभाव है एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे। जैसे हर समूह है तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी। तो इसलिए कह रहा है कि एक जैसा उनका क्या वो नहीं था कि असर है प्रभाव, परंतु अनुभव भी अलग अलग था। स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। आज़ादी के जो मायने हैं, किस तरह उनको आज़ाद करवाया जाएगा, हर के हर व्यक्ति के जो विचार है वो अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और एक कांग्रेस ने एक इन समूह को जो है जन आंदोलन चलाने का वो इकट्ठा वो लिया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा किया। इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। इस एकता हो रही थी, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, इसमें जो टकराव के बिंदु है वो भी शामिल थे। क्या था? हर अलग अलग वर्ग का था, उनके बीच से तालमेल कम होने के कारण उनमें टकराव भी होता था। विभिन्न समूह अलग अलग समुदाय से थे, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि उनके बीच है वो टकराव जरूर हुए होंगे। पहले की एक और पुस्तक में भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य का अध्ययन किया था। आप 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। जो है पीछे जो है 1920 से पहले जो है कहानियाँ थी, एक जो राष्ट्रवाद के उद्देश्य की वो कहानी घटना हो हम ना पिछले की जो क्लासें थी उनमें अध्ययन किया गया है। और 1920 के दशक से आगे इस पुस्तक में कहानी होगी एक राष्ट्रवाद की। 1920 के बाद क्या होता है, एक संघर्ष चलता है, उस संघर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई वो हम डिस्कशन करेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन कब चला था? वो तो 1920 और 21 में चला। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 31 में चला था। 1930 से चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 1922 तक रही थी। तो इस असहयोग आंदोलन एक घटना के कारण वापिस लेना पड़ा। वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी चौराचारी घटना। चौराचारी नामक स्थान थी, चौराचारी है, वहां पर एक घटना होती है, इसके कारण असहयोग आंदोलन वापिस लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है, परंतु इसमें बीच में इसमें स्थगित करना पड़ा। क्या कारण थे वो भी हम डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक विकास करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को ज़्यादा विकास करवाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए कांग्रेस ने किस तरह प्रयास किए थे? उनका क्या प्रयास रहा कि एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास है वो उसको फैलाया जाए। तो इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया था? इस आंदोलन में, एक राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, इसको विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए गए। और इस आंदोलन में सामाजिक समूह ने, जो विभिन्न अलग अलग समुदाय थे, सामाजिक समुदाय थे, उन्होंने हिस्सा लिया और इस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की नई उड़ान दी थी। तो इस तरह एक राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना के लिए, जो उनकी कल्पना है उनके लिए एक नई उड़ान दी और एक राष्ट्रवाद के उद्देश्य की है वो अग्रसर हुआ। विभिन्न समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए थे। हर समुदाय की अलग अलग भावना थी, इसके लिए इसमें बिंदु के जो टकराव है वो भी निहित थे। पहला विश्व युद्ध
खिलाफत और असहयोग आंदोलन हम डिस्कशन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो NTA जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एग्ज़ाम हमारा सिलेबस निर्धारित किया गया है, 10th क्लास तक का जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है, तो हमें NCERT जो बुक है वो हमें कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि NCERT से कोई भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी साथी इस चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही है। तो आज जो हमारा पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। पहला जो विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, इसमें कितने लोग शामिल हुए, कितनी दूरियों में इसमें जो है मित्र राष्ट्र और संघ राष्ट्र वो शामिल हुए थे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है और 1920 और 21 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। किस आंदोलन के कारण एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो खिलाफत आंदोलन के कारण, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1920 के आसपास, 1920 के आसपास क्या है, एक नए इलाके थे, कुछ नए जो इलाके थे वहाँ तक भी फैल गया, उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे। संघर्ष की नई पत्तियाँ सामने आ रही थी, संघर्ष किया जा रहा था, उनमें नए नए बदलाव आ रहे थे, और इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिमाण हुए, वो हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है कि विश्व युद्ध की एक नई और आर्थिक राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी थी। किसने? विश्व युद्ध ने। विश्व युद्ध कब होता है? 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या स्थिति है वो पैदा हुई थी, क्या क्या एक विश्व युद्ध के बाद है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक क्या हुई, जब पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो इसमें बहुत सारा पैसा है वो खर्च हुआ था। ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत बुरा हाल होने लगा, और राजनीतिक प्रभाव भी पड़े थे। ये पड़े थे प्रथम विश्व युद्ध, जो विश्व युद्ध होता है 1914 में। इसके कारण, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा करने के लिए क्या किया गया, खर्च उठाया गया, और जो खर्च उठाया गया उससे क्या है, सामान वगैरह लिया गया था और सुरक्षा की गई थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक है वो बहुत ही आर्थिक स्थिति पैदा हुई, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में भी वृद्धि की गई, क्योंकि युद्ध हो चल रहा था। इस युद्ध में रक्षा के लिए क्या है, जो कर्जे लिए गए और वो सीमा शुल्क वो बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, तो इनके बीच है जो कीमतें हैं कितनी, 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि कीमतें हैं 2 गुना और आमदनी बहुत कम थी। इसलिए जो आम लोग थे उनके लिए जो जीना है, वो जीवन यापन करना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो गया था। गांव के सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, गांव के सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, और जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 और 1920-21 देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। एक तरफ तो महायुद्ध चल रहा था, 1914 में एक बड़ा महायुद्ध चला था, उसके कारण 2 परिमाण हुए थे। कौन सी स्थिति पैदा हुई थी? आर्थिक और राजनीतिक। एक तो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा एक क्या काम हुआ, एक ऐसी घटना हुई कि 1918 से 1920 के बीच बहुत से सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। इसके कारण जो किसान है उनकी आमदनी बहुत ही कम हो गई। कह सकते हैं कि एक जो उनकी उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ महायुद्ध चल रहा था, उसके कारण है खर्च ज़्यादा उठाया जा रहा था, टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, परंतु आमदनी है वो बिल्कुल भी जीरो थी। इसके साथ साथ है एक महामारी फैली थी, फ्लू महामारी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी जनगणना थी जिसके कारण है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई थी।
मतलब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक बढ़ रही है, परंतु एक ऐसा दौर आया था जिस दौर में जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत कम हुई थी, वो था 1921 का दौर। क्योंकि 1921 में दौर के कारण क्या था, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसमें बहुत से लोग हैं वो मारे गए थे। और 1920 में क्या है, अकाल हुआ, फसल खराब हुई, इसके कारण एक महामारी भी आई, इसके कारण क्या है, लोग मारे गए थे। और 1921 की जनगणना में बहुत ही जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हुई थी। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। लोग सोच रहे थे कि युद्ध खत्म हुआ तो हम एक अच्छा जीवन बिताएंगे, परंतु उनको नहीं पता था कि ऐसी एक महामारी भी आएगी, युद्ध से तकड़ी एक महामारी आएगी, वो आएगी फ्लू महामारी। फ्लू महामारी क्या, कौन सी महामारी, फ्लू महामारी आएगी। और एक क्या उनसा दौर आया था कि फसल खराब हो गई। ये इन लोगों को नहीं पता था कि युद्ध के बाद भी एक ऐसी घटना भी होगी। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया था, सत्याग्रह का विचार। इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ से, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो CAT एग्जाम दिया जा रहा है, और HSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। सत्याग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापिस कब आए थे। 1915 में आए थे। 1893 से 1915 के बीच महात्मा गांधी कहाँ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता इसी अवसर पर भारत में कौन सा डे मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है। किस अवसर पे उस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो दिन था 1915 का। जिससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे, 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। 1915 में आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत का एक भ्रमण किया। उसमें महात्मा गांधी ने भारत के हर इलाकों को देखा और उनकी स्थितियां जानी। उन्होंने इन परिस्थितियां देखी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी, इसलिए उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया। और जन आंदोलन उन्होंने 1916 से शुरू किया था और 1916 से 1947 के दौर तक उन्होंने संघर्ष किया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। एक नई तरह के जन आंदोलन के रास्ते में चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लौटा लिया था। महात्मा गांधी ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? नस्ल भेद है वहाँ, एक जो काला और रंग भेद के कारण महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। वापिस कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। इस पत्ती को वे सत्याग्रह कहते हैं। जो महात्मा गांधी है जो विदेश में गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे, तो वो किस लिए गए थे? नस्ल भेद सरकार से जो वहाँ नस्ल भेद हो रहा था उनको समाप्त करने के लिए वहाँ एक सत्याग्रह चलाया जाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी ने विदेश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह के विचार में क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो हम कहें सत्य की शक्ति, सत्य की हमेशा जो सत्य होगा, जो हमेशा जो सच बोलेगा उसकी क्या जीत होती है। तो सत्य की शक्ति पर
आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर अपना संघर्ष में सफल हो सकता है। क्या है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की क्या है? शक्ति, और आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर अन्याय के खिलाफ, क्या उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए अगर वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, और अगर वो किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, उसको शारीरिक है कि उसको हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वो क्या है कि अहिंसा के सहारे है, उसमें युद्ध या उसमें अहिंसा के सहारे है, उस संघर्ष को जीत सकता है। इसलिए उसको किसी शारीरिक शक्ति है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि उसको हथियार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अतः सत्य की जीत होती है। कहते हैं जो असंघर्ष अहिंसा के बल पर चलता है तो उससे हमेशा सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का है ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा है, जो अहिंसा है ये क्या है, सभी धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दौर चला था 1915 से महात्मा गांधी जी आए थे। महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। 1916 से उन्होंने ये एक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौर किया था। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम की शुरुआत करते हैं 1916 में। और 1917 में उन्होंने महात्मा गांधी ने किस इलाके का दौरा किया था, तो वो किया था बिहार के चंपारण इलाके का। बिहार के चंपारण जो इलाके का दौर है महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917 में। वापस कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। 1915 से 1 साल तक महात्मा गांधी ने भ्रमण करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। कब बनाया? 1916 में। 1917 में उन्होंने बिहार चंपारण के इलाके का दौरा किया। दमनकारी विज्ञान व्यवस्था के खिलाफ जो वहाँ के किसानों के साथ है वो अन्याय हो रहा था, उनके लिए उन्होंने 1917 में एक आंदोलन शुरू करते हैं। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद की और सत्याग्रह का आयोजन भी किया था। 1917 में 2 कहानियां महात्मा गांधी जी के द्वारा रची गई थी। कौन सी 2 कहानियां थी? तो हम कह सकते कि एक तो दौरा किया था चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार के, जिसलिए दमनकारी विज्ञान व्यवस्था के खिलाफ। दूसरी कहानी 1917 की एक और है, वो है जी गुजरात की। गुजरात का कौन सा जिला है? खेड़ा जिला है। उसमें किसकी मदद की थी? किसानों की मदद के लिए। कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये तो क्यों था कि फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हो जाने के बाद भी प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसानों को लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और वो जो है इस हालत में वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी है वो खेड़ा गुजरात में किसानों के साथ आए और इस आंदोलन में भाग लिया था। वह चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे थे। पहली स्टार्टिंग हमारी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1915 में। 1915 से पहले महात्मा गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका थे। क्या थे? जो नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए हुए थे? साउथ अफ्रीका गए हुए थे। 1915 में लौटते 1916 में एक साबरमती आश्रम की शुरुआत करते हैं। 1917 में 2 कहानी होती है। कौन सी 2 कहानी होती है? तो एक तो होती है चंपारण की, दूसरी होती है खेड़ा गुजरात की।
दो, इस कहानी के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद मिल की स्थापना है, अहमदाबाद मिल की स्थापना नहीं करते, परंतु वो अहमदाबाद मिल में जो मजदूर है उनके लिए जो आंदोलन शुरू करते हैं, सत्याग्रह, वो करते हैं 1918 में। ये हमारी कहानी थी आज। रोल्ट एक्ट, तो हमारे जो आज जो हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे। महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। 1915 के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन चलाए थे? 1916 में एक आश्रम की स्थापना करते, साबरमती आश्रम। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दो आंदोलन चलाते हैं, दो दौर जगह दौर करते हैं, दो जगह। कौन कौन से? एक तो चंपारण बिहार में और एक है खेड़ा गुजरात में। और उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन शुरू करते, सत्याग्रह। और रोल्ट एक्ट हम कल की क्लास में डिस्कशन करें। तो जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं। ये जो हमारे सेशन रहेगा एनसीईआरटी है 10th क्लास हिस्ट्री, ये HSSC जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है जून माह में, उसके लिए, और साथ ही एग्ज़ाम बोर्ड के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।